PGMI टेस्ट गाइडेंस। टेस्ट कब होगा, टेस्ट के लिए क्या पढ़ें, मेडिसिन के लिए क्या पढ़ें, सर्जरी के लिए क्या पढ़ें, डेंटिस्ट्री के लिए क्या 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 पढ़ना चाहिए, माइनर्स कहाँ कहाँ से करने चाहिए, मेडिसिन में कौन कौन से आते हैं, एनेस्थीसिया कहाँ पे आता है, रेडियोलॉजी कहाँ पे आते हैं, गायनी के टेस्ट में क्या आता है, इस सब के बारे में तफसील से आखिर तक सुनिए और उस पे अमल कर लिए कीजिए और बार बार एक दूसरे से पूछ के अपना टाइम ज़ाया ना करें। PGMI में टोटल 3 टेस्ट होते हैं। मेडिसिन और सर्जरी का एक दिन होता है, डेंटिस्ट्री का भी अलग होता है। मेडिसिन का पहले होता है, सुबह स्टार्ट हो जाता है 9 बजे से तकरीबन 11:30 बजे, 2 घंटे और 30 मिनट होते हैं, 2.5 घंटे का टाइम होता है आपके पास। फिर उसके बाद सर्जरी का होता है। सर्जरी वाला जो है वो या 1 बजे स्टार्ट होता है या 2 बजे स्टार्ट होता है, उसका भी 2.5 घंटे टाइम है, 2 घंटे 30 मिनट। टोटल हमारे पास 100 MCQs होते हैं, पेपर पे हल करना होता है। जिस तरह ईटा के MCQs फिल करने होते हैं, इस तरह अलग पेज आप लोगों ने हर MCQs की फिल करनी होती है। आपके पास 2 घंटे 30 मिनट होते हैं 100 MCQs। तो मेडिसिन का अलग हो गया और सर्जरी का अलग हो गया, और डेंटिस्ट्री का अगले दिन होता है टेस्ट, या उसी दिन होता है, तो वो आप लोगों को उसी टाइम खबर देंगे। डेंटिस्ट्री वालों के लिए फिर वो जब रोल नंबर आ जाएंगे तो वो रोल नंबर स्लिप पे खुद टाइम लिखा होता है और डेट भी लिखी होती है। तो आप लोगों का टेस्ट अलग होता है, मेडिसिन का अलग होता है, सर्जरी का अलग होता है। अब मेडिसिन में क्या क्या आता है, सर्जरी में क्या क्या आता है, उसके बारे में। मेडिसिन और एलाइड में साथ साथ एनेस्थीसिया के टेस्ट भी मेडिसिन के साथ होता है, साइकेट्री वाला भी मेडिसिन के साथ होता है, और पैथोलॉजी वाला भी मेडिसिन के अंदर आता है। एनेस्थीसिया सर्जरी में नहीं है, एनेस्थीसिया मेडिसिन वालों के साथ टेस्ट देंगे। साइकेट्री वाले भी, पैथोलॉजी भी, इन सब का अलग टेस्ट होता है और ये एक टेस्ट के लिए तैयारी करेंगे। चाहे वो साइकेट्री में जाएंगे, पैथोलॉजी में जाए, एनेस्थीसिया वाले हों, मेडिसिन या एलाइड जिस स्पेशलिटी में आप लोग जाना चाहते हैं, तो आप लोगों से सिर्फ एक ही टेस्ट होगा, वो होगा मेडिसिन टेस्ट। और सर्जरी वालों का अलग होता है। सर्जरी वालों में कौन कौन से आते हैं, सर्जरी वालों का अलग टेस्ट होता है, सर्जरी एंड एलाइड। उसमें गायनी भी आती है, आई है, ENT है, रेडियोलॉजी है। ज़्यादातर लोग को सवाल पूछते हैं कि रेडियोलॉजी वाले का टेस्ट किस तरह होगा, गायनी वालों का टेस्ट किस तरह होगा। गायनी वाले भी, रेडियोलॉजी वाले भी, आई वाले भी, ENT वाले भी, सब सर्जरी और एलाइड जितने भी हैं ना, तो वो सब एक टेस्ट देंगे और वो होगा सर्जरी वाला। तो एक मेडिसिन का टेस्ट हो गया, एक सर्जरी का टेस्ट हो गया, एक डेंटिस्ट्री का टेस्ट हो गया। गायनी के लिए कोई अलग टेस्ट नहीं है, रेडियोलॉजी के लिए कोई अलग टेस्ट नहीं है, साइकेट्री के लिए कोई अलग टेस्ट नहीं है। 3 ही टेस्ट होंगे, मेडिसिन, सर्जरी और डेंटिस्ट्री, ये 3 टेस्ट होंगे PGMI में। डेंटिस्ट्री का अलग टेस्ट होगा, उनका इन दोनों के साथ नहीं होगा। लेकिन माइनर का सबका एक जैसा होगा, चाहे वो डेंटिस्ट्री है, चाहे सर्जरी है, चाहे मेडिसिन है, माइनर सबके एक जैसे होंगे। माइनर में कितने MCQs हैं, 40 MCQs हैं, 20 इंग्लिश MCQs है, 10 एथिक्स हैं, 5 कम्युनिकेशन स्किल है, 5 बायोस्टेट्स के हैं। फेसबुक ग्रुप पे और व्हाट्सएप पे जितने ग्रुप्स हैं सब में ये माइनर वाले बहुत ज़्यादा फाइल जो है वो शेयर हो चुके हैं, तो इतने ज़्यादा कोई भी नहीं पढ़ सकता है। तो उनमें से इंग्लिश के लिए क्या क्या पढ़ना है आपने, टेंसेस सीखने, चाहे वो जहाँ से भी आप लोग सीख लें। मैंने प्रीपोजिशन पे भी काम शुरू किया हुआ है, एक्टिव पैसिव वॉइस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, ये तो तकरीबन मैं कर लूँगा और वो यहीं पे अपलोड होंगे इसी। और एथिक्स का भी मैंने किया हुआ है, कुनार्ड 100 केसेस जो है, कुनार्ड फिशर 100 केसेस एथिक्स के, वो मैंने किए हुए हैं। 10 स्मॉल वीडियोस हैं, 5-6 मिनट के 10 वीडियोस हैं, 100 MCQs उसमें हैं, ज़्यादातर उसमें कवर हो जाता है। और जिसका कंसेप्ट उसमें क्लियर ना हो जाए, चैप्टर वाइज भी मैंने अपलोड किए हुए हैं ऑलरेडी। तो एथिक्स के 10 MCQs इंशाल्लाह उसी से कवर हो जाते हैं। कम्युनिकेशन स्किल पे भी 2 बनाए हुए हैं वीडियो, लेकिन कोई ख़ास बुक अभी तक नहीं मिली है। कम्युनिकेशन स्किल के लिए कोई ख़ास बुक मिल गई तो इंशाल्लाह वो भी अपलोड कर दूंगा। बायोस्टेट्स जो है वो भी कहीं पे ऐसा ख़ास बुक नहीं मिल रहा है या कोई ख़ास फाइल नहीं मिल रहा है जहाँ से PGMI MCQs ले रही है। तो वो उन्होंने जो वेबिनार होता है टेस्ट से पहले वेबिनार में वो
अयूब मेडिकल कॉलेज के बायोकेमिस्ट्री के बायोकेमिस्ट्री नहीं स्टेटिक्स का कम्युनिटी मेडिसिन का एक टीचर है सलीम वज़ीर। उसके नोट्स ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं, 32 पेजेस हैं। अकॉर्डिंग टू PGMI आप लोग वो पढ़ लें। इस तरह इंग्लिश जहाँ से भी आप लोग सीख सकते हैं, टेंसेस भी आते हैं, वर्ड्स मीनिंग तो नहीं आते लेकिन स्पेलिंग भी आते हैं। स्पेलिंग किस तरह है, एक सेंटेंस आपको दिया होगा, सेंटेंस में आप लोग गलती निकालेंगे। एक स्पेलिंग दी होगी, उसके 4 ऑप्शन दिए होंगे, 4 ऑप्शन में से कौन सा ठीक है। सेंटेंस में 4 अंडरलाइंग लफ्ज होंगे, उसमें से आपने गलती निकालनी है कि गलती उनमें से कौन सी है। डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, एक्टिव, पैसिव वॉइस, सिनोनिमस, एंटोनिम, ये सब इंग्लिश में आते हैं। अब टेस्ट डेट के बारे में ज़्यादातर लोग कंफ्यूज होते हैं। हर बार हर एक दिन नया पोस्ट देखता हूँ फेसबुक पे, टेस्ट कब है, टेस्ट कब है। इंडक्शन 2 दफ़ा होती है साल में। एक होती है जनवरी में, 1 जनवरी से आपकी इंडक्शन स्टार्ट होती है, 1 जुलाई से स्टार्ट होती है। तो इंडक्शन से 45-50 दिन पहले टेस्ट होता है, और टेस्ट से 20 से 25 दिन पहले जो होता है वो रजिस्ट्रेशन आप लोगों की स्टार्ट हो जाती है। तो साल में 2 टेस्ट होते हैं, तो 2 टेस्ट अमूमन रजिस्ट्रेशन कब स्टार्ट होती है, अप्रैल में। जब इंडक्शन जुलाई में हो तो अप्रैल में ज़्यादा चांसेस होते हैं, अप्रैल के 2nd वीक में रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाती है। जबकि अगर 1 जनवरी में इंडक्शन होनी है आपकी तो अक्टूबर के 2nd वीक में जो है वो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। रजिस्ट्रेशन के 20 से 25 दिन बाद आप लोगों का टेस्ट होगा। तो मोस्ट प्रोबेबली जो है मई के 2nd वीक में या नवंबर के 2nd वीक में आप लोगों का टेस्ट होगा। तो अगर वो 1 जुलाई को है तो मई में आपका टेस्ट एक्सपेक्टेड है। अगर 1 जनवरी से आपकी इंडक्शन है तो नवंबर के 2nd वीक में आप लोगों का टेस्ट एक्सपेक्टेड है। तो ये 2 महीने याद रखें, अप्रैल और अक्टूबर, ये रजिस्ट्रेशन के लिए, और टेस्ट जो है रजिस्ट्रेशन के 20 से 25 दिन बाद आप लोगों के टेस्ट होंगे। रजिस्ट्रेशन एक बहुत लेंथी प्रोसेस है, उसमें 10 स्टेप्स होते हैं, उसके लिए बहुत गाइडेंस की ज़रूरत होती है। कोई गलती मिस्टेक्स आपसे हो जाए तो उसमें फिर चांसेस कम है बाद में कि मतलब ये गलती मुझसे हो गई, अब इसका क्या करें, उसका क्या करें। तो उसके बारे में एक तफसील से 20 से 30 मिनट की वीडियो अपलोड की हुई है ऑलरेडी, तो वो स्टार्ट से आखिर तक देखें। रजिस्ट्रेशन किस तरह करनी है, आपको ईमेल आएगी, ईमेल नहीं आई है, ईमेल कहाँ पे आपने ढूंढनी है, PGMI पे आपने कब मैसेज करना है, आपको किस किस चीज़ की समझ नहीं आती, वो पूरी तफसील से उसमें समझाया गया है, ताकि बाद में आप लोगों को एक दूसरे से पूछना ना पड़े। PGMI का जो वेबिनार होता है वो 3 घंटे का होता है। वेबिनार क्या होता है, एक वीडियो वो होती है, मीटिंग होती है, आप लोगों को वो लिंक देते हैं, वो लिंक आप लोगों ने ज्वाइन करना होता है। उस पे वो 3 घंटे आप लोगों को गाइड करता है वो 10 स्टेप्स में, कि इस स्टेप्स में आपने क्या करना है। सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करनी है, उससे पहले आपने CPSP नहीं, PGMI के वेबसाइट पे जाना है। वेबसाइट पे कौन सी जगह पे क्लिक करना है, उसके बाद आपके रजिस्ट्रेशन का वो पेज आ जाएगा। रजिस्ट्रेशन पे आपने NIC और मोबाइल नंबर, पासवर्ड किस तरह देनी है, ईमेल किस तरह देनी है, वो ईमेल आपके पूरे ट्रेनिंग के दौरान इस्तेमाल होगी, तो लिहाजा अपना ईमेल ID उसमें दें। पासवर्ड ऐसा याद रखें कि वो आपकी पूरी ज़िंदगी आपको याद हो, पासवर्ड आपका ज़रूरी है। वो तमाम प्रोसेस अलग वीडियो उस पर बनी हुई है, ऑलरेडी अपलोडेड है, तो वो प्रोसेस आप लोग मिस ना करें, उसको लाजमी देखें। 10 स्टेप्स हैं, उसमें हर 5 मिनट बाद बंदा पोस्ट करता है कि इसमें क्या करना है, इसमें क्या करना है। तो आप लोग अगर 3 घंटे के बजाय वो आधा घंटा उसको दे दें, उसमें तफसील से बताया गया। PGMI ने इतने तफसील से नहीं बताया, क्योंकि हमसे जो मिस्टेक्स हुई है वो हमने उसमें मेंशन की है कि यहाँ पे आपने ये गलती नहीं करनी, यहाँ पे ये गलती नहीं करनी है, कहाँ पे कौन सी चीज़ अपलोड करनी है, कहाँ पे कौन सी इंफॉर्मेशन देनी है, वो पूरी तफसील से। एक लंबा प्रोसेस है, मैंने तो खुद 5 घंटों में किया था, मेरा नेट स्लो था, तो तकरीबन 2 घंटे 3 घंटे में हो जाता है। मोबाइल पे बिल्कुल नहीं होता है, वो लैपटॉप पे होता है, वो पूरी तफसील से समझाया गया है। टेस्ट हो गया, टेस्ट के बाद रिज़ल्ट कब है, अमूमन 48 से 72 घंटों के दरमियान रिज़ल्ट आ जाता है, 2 से 3 दिनों के दरमियान। PGMI का भी कोई वो नहीं है,
وہ لیٹ بھی کر سکتے ہیں، پہلے نہیں ہو سکتا، لیٹ ہو سکتا ہے لیکن 2-3 دن لازمی لیں گے۔ رزلٹ کے بعد بات آ جاتی ہے میرٹ لسٹ کی۔ میرٹ لسٹ ہمارے پاس ٹوٹل 3 میرٹ لسٹ لگتے ہیں۔ پہلا میرٹ لسٹ عموماً پہلے ہی ویک میں آ جاتا ہے لیکن 2 ہفتے بھی لیتے ہیں۔ ہماری بار 2 ہفتے تو چھوڑے، پورا مہینہ انہوں نے لیا تھا، تو پی جی ایم آئی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ 2 ویک سے پہلے تو بالکل سوچ بھی نہ کریں، آپ لوگ آرام کریں رزلٹ کے بعد۔ اس کے بعد 2 ویک میں ایکسپیکٹڈ ہوتا ہے کہ اس میں میرٹ لسٹ لگ جائے۔ 2 ویکس میں نہ لگا تو 1 مہینے کے اندر لگے گا، اس میں کوئی ڈیوریشن نہیں ہے کب لگے گا کب لگے گا کب لگے گا، یہ بار بار آپ لوگ کسی سے نہ پوچھے، بس جس دن لگ جائے گا وہ اپلوڈ ہو جائے گا۔ اور پی جی ایم آئی پہ جب بھی آپ واٹس ایپ پہ میسج کرو گے کہ کب لگے گا، وہ آپ لوگوں کو بی ڈی ڈوز دیں گے، کہ مطلب آپ دن میں 2 بار پی جی ایم آئی ویب سائٹ وزٹ کیا کریں تو بی ڈی ڈوز سے آپ کو آرام آ جائے گا۔ تو پہلا میرٹ لسٹ جب لگ جائے گا اس میں اپنا نام وغیرہ چیک کریں، اس میں آپ لوگوں کو ایک سرینڈر کا آپشن ہوگا۔ سرینڈر کے آپشن پہ میں آگے جاتا ہوں، وہ آگے تفصیل سے بتاتا ہوں۔ پھر اب میرٹ لسٹ لگے گا، اس میں اپنا نام چیک کریں، آپ کو کون سے ہاسپٹل جو ہے وہ الاٹ ہوا ہے تو اس کو چیک کریں۔ پریفرنس پہ بھی الگ ویڈیو بناؤں گا، پریفرنس لازمی ہے۔ پریفرنس پہ مجھے سے ایک غلطی ہوئی ہے جس پہ میں ابھی پچھتا رہا ہوں، تو میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ اس پہ نہ پچھتائیں۔ پریفرنس کس طرح دینی ہے، کیا کرنا ہے، بعد میں اس میں بالکل بھی چینج نہیں ہوتی، اس لیے میں پچھتا رہا ہوں کہ کاش میں نے وہ جگہ پہلے دی ہوتی، لیکن کوئی گائیڈنس والا نہیں تھا۔ پریفرنس کی ویڈیو لازمی دیکھنی ہے ٹیسٹ کے بعد۔ پریفرنس آپ نے کس طرح دینی ہے، پریفرنس ایک مرتبہ آپ نے سبمٹ کی، اس میں کوئی چینجز نہیں ہوتا، بجائے اگر آپ اس کے بعد پھر سرینڈر کرے یا جوائن نہ کرے، وہ ہاسپٹل آپ کو پسند نہیں ہے تو آپ کا پورا سال بھی ضائع ہوگا، یہ پینلٹی آپ کو لگے گی، اگلے پی جی ایم آئی ٹیسٹ میں آپ ایلیجیبل نہیں ہوں گے۔ پہلے میرٹ لسٹ کے لگنے کے بعد وہ سرینڈر کا آپشن آپ کے پاس ہوتا ہے، جس کو وہ ہاسپٹل پسند نہیں ہے تو وہ ڈائریکٹ سرینڈر کرے، جس کو پہلے میرٹ لسٹ میں مل جائے۔ تو سیکنڈ میرٹ لسٹ اس کے 2 سے 3 دن بعد لگے گا۔ پہلے میرٹ لسٹ کے لیے آپ کے پاس 48 سے 72 گھنٹے کا ٹائم دیا جاتا ہے کہ اس میں آپ لوگ سیٹ سرینڈر کریں، جن کو جو ہاسپٹل الاٹ ہوئے ہیں وہ پسند نہیں ہے وہ سرینڈر کر لیں۔ تو سرینڈر کرنے والے جو ہیں وہ اس انڈکشن میں ایلیجیبل نہیں ہوں گے، وہ نیکسٹ انڈکشن کے لیے ایلیجیبل ہوں گے یا لیفٹ آور میں آ جائیں گے۔ لیفٹ آور کا کیا مطلب ہے وہ بھی تفصیل سے الگ ویڈیو میں بتاؤں گا، کیونکہ اب یہاں پہ ویڈیو لمبی ہوتی جا رہی ہے، پھر آپ لوگوں کو غصہ آ جائے گا کہ اتنی لمبی ویڈیو کیوں بنا رہا ہے۔ تو سیکنڈ میرٹ لسٹ 2 سے 3 دنوں میں لگ جاتا ہے عموماً، لیکن ہمارے بار تقریباً 1 ہفتے سے زیادہ ٹائم انہوں نے لیا تھا۔ جتنی بدنظمی ہمارے انڈکشن میں ہوئی ہے شاہد ہی کہیں دنیا میں ہوئی ہو۔ سیکنڈ میرٹ لسٹ میں بھی پھر 24 گھنٹے کا ٹائم دیا جاتا ہے، 24 گھنٹے میں آپ لوگوں نے سیٹ سرینڈر کرنا ہوتا ہے جن کو اسپتال پسند نہیں ہے۔ اس کے بعد جو سیٹ رہ جاتے ہیں میرٹ میں، جو بعد میں اس کے بعد آتے ہیں، ان کو وہ سیٹ الاٹ ہو جاتی ہے، اور جو سیٹ رہ جاتے ہیں اس پہ وہ اوپر میرٹ والے آگے ترقی کرتے ہیں، اور جو نیچے آخری میرٹ والے رہ جاتے ہیں ان کو آخری سیٹ الاٹ ہوں گے۔ تو فائنل میرٹ لسٹ جب لگ جائے گی اس میں کسی قسم کی گنجائش نہیں ہے، نہ سرینڈر کا آپشن ہے نہ کسی اور چیز کا۔ سیکنڈ میرٹ لسٹ میں آپ لوگوں کو چوائس دی جاتی ہے کہ آپ لوگ ابھی سرینڈر کریں، اگر سیٹ نہیں الاٹ ہوئی تو ناٹ انٹرسٹڈ پہ کلک کریں۔ تو ناٹ انٹرسٹڈ پہ کلک کرنے کا مطلب ہے کہ آپ کو اس بار انڈکشن نہیں چاہیے۔ اگر فائنل میرٹ لسٹ میں آپ کو سیٹ مل گئی، آپ نے سرینڈر کر دی، تو آپ کا 1 سال ضائع ہوگا، آپ نیکسٹ انڈکشن کے لیے ایلیجیبل نہیں ہوں گے۔ تو کوشش کریں سمجھیں اس بات کو۔ سرینڈر کا کیا مطلب ہے؟ جب آپ کو ہاسپٹل الاٹ ہو جائے، جیسے میرے انڈکشن کے دوران مجھے سیٹ الاٹ ہوئی ہے ڈی اے خان میں، تو وہ میرے گھر کے نزدیک تھی، مجھے چاہیے تھا کہ میں وہ رکھ لیتا، اور مجھے ادھر ادھر نہیں چاہیے، پشاور اور ایبٹ آباد میں میرے چانسز کم تھے، وہ میرے پہلے پریفرنس پہ تھے۔ اس کے بعد میں نے مردان دیا ہوتا، پھر سوات دیا ہوتا، پھر ڈی اے خان تھا۔ چونکہ ٹریننگ میں اتنے مسئلے نہیں ہوتے، پشاور اور ایبٹ آباد آپ کو مل جائے، وہاں پہ رش زیادہ ہوتا ہے، ٹریننگ وہاں پہ اچھی ہوتی ہے، باقی مردان میں بھی بہت اچھی ہے، تو ڈی اے خان میں بھی اچھی ہے۔ ڈی اے خان میرے گھر کے نزدیک پڑتا تھا، تو اب پریفرنس کی اہمیت مجھے تب پتہ چلی۔
क्योंकि मैंने प्रेफरेंस दी हुई थी पहले से, तो सेकंड मेरिट लिस्ट में मैं ऊपर आ गया। मैंने जो प्रेफरेंस दी थी एडी खान से पहले मैंने सवात दी थी, तो जितने लोगों ने सीट सरेंडर कर दिए वो सीट रह गए, उस पर हमारी मेरिट के मुताबिक हमारी पोजीशन ऊपर आ गई। तो मैं डी खान से सवात शिफ्ट हो गया और फाइनल मेरिट लिस्ट में भी वही सवात आ गया। तो मेरी कोई चेंज फाइनल मेरिट लिस्ट में नहीं हुई, सेम फर्स्ट में हुई। तो कोशिश करें कि प्रेफरेंस सही सोच समझ कर दे दें, क्योंकि आपके पास पूरे 48 से 72 घंटे का टाइम होता है प्रेफरेंस देने के लिए। तो प्रेफरेंस आप लोग एहतियात से दें, जहाँ पे आप लोग नहीं जाना चाहते उस पे बिल्कुल ज़ीरो लगवा दें। और सरेंडर, पहले मेरिट लिस्ट में आपको सीट्स अलाट हुई है, आपने सरेंडर नहीं की है, कि मतलब आप चाहते हैं कि हो सकता है कंफर्म नहीं हो सकता है मेरी पोस्टिंग आगे हो जाए, कोई सीट सरेंडर करे तो मैं आगे चला जाऊं। इस बेस पे अगर सेकंड मेरिट लिस्ट पे आपकी कोई चेंज ना हुई तो आपको के पास सरेंडर का ऑप्शन तो होगा, लेकिन आप लेफ्ट आवर में नहीं होंगे, आपका 1 साल ज़ाया हो जाएगा। आप नेक्स्ट इंडक्शन के लिए फिर एलिजिबल होंगे, इस इंडक्शन के लिए एलिजिबल आप नहीं होंगे। तो कोशिश करें कि जो सीट आपको पसंद नहीं है उसी टाइम सरेंडर करें। अगर आप मेरिट बहुत लो है तो आपके चांसेस है कि आप ऊपर आ सकते हैं। अगर आपका मेरिट हाई है और अपने मनपसंद हॉस्पिटल में आपको इंडक्शन नहीं मिली और आपको वो जगह पसंद नहीं है, तो सरेंडर का ऑप्शन क्लिक करके लेफ़्ट ओवर में रह जाएंगे। लेफ़्ट ओवर का मतलब ये है कि जब कोई सीट वो कर ले, छोड़ दे, इंडक्शन फाइनल मेरिट लिस्ट के बाद जिनको सीट अलाट हुए हैं वो कोई अराइवल नहीं देता है या कोई सीट छोड़ देता है तो वो लेफ़्ट ओवर को अलाट होंगे। बेशक वो अयूब में फ़ारिग हो जाए, वो पेशावर में फ़ारिग हो जाएंगे, जितने लेफ़्ट ओवर में होंगे उनको सीट अलाट होगी। जिनको फाइनल मेरिट लिस्ट में अलाट हुई है वो ऊपर नहीं आ सकते। फाइनल मेरिट लिस्ट इज़ फाइनल मेरिट लिस्ट, वो उसी जगह पे बात ख़त्म हो जाती है। उसमें अमूमन कुछ अराइवल नहीं देते तो वो सीट लेफ़्ट ओवर के लिए रह जाती है। मज़ीद PGMI में आगे डॉक्यूमेंटेशन है, बाकी बहुत लेंथी और कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस हैं, उसके लिए ये चैनल प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब करें ताकि मज़ीद मालूमात भी आप लोगों को मिलते रहें। अल्लाह हाफ़िज़।